अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर हमने पहले भी कुछ वीडियोस की हैं, तो आप वो भी मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि वो भी देख लें। जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेसिकली क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है जो इक्विटी प्रोवाइडर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं वो आपसे इन रिटर्न मांगते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न में क्या चाहिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम अज़ कम हमें कितना रिटर्न हमें मिलना चाहिए। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी जो हमने प्रोवाइड की है शेयर होल्डर्स ने, वो कितनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मांग रहे हैं। तो क्या होती है ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि ये तो अर्निंग होती है शेयर होल्डर्स की, लेकिन कंपनी को तो ये कॉस्ट पड़ रही है ना, कि कॉस्ट किस लिए पड़ रही है, ये इक्विटी फाइनेंसिस को रेज करने के लिए ये कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है। तो इक्विटी को रेज करने के लिए हमने कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है जो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है ऑन इक्विटी जो शेयर होल्डर्स एज अ रिटर्न मांग रहे हैं। ठीक हो गया, कम अज कम इतनी रिटर्न हमें मिलनी चाहिए। उसको मालूम करने के लिए हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पढ़ा था कि जो भी डिविडेंड्स हमें फ्यूचर में मिलेंगे उसको हम डिस्काउंट करके आज की वैल्यू मालूम करके फिर हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मालूम करें कि हमारे पास जो डिस्काउंट रेट आ जाएगा वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहलाएगा। इसके ऊपर हमने दो मेथड्स पढ़े थे, जिसमें पहला मेथड था कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जो कि ये एज्यूम करता था कि जो डिविडेंड है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा। ठीक हो गया, फॉर एवर। और दूसरा था वेरिएबल ग्रोथ मॉडल, जिसको हम फेसिस ग्रोथ मॉडल भी कहते थे, हैं। इसमें क्या एज्यूम होता था, इसमें ये एज्यूम होता था कि देयर आर मोर देन वन ग्रोथ रेट। ठीक हो गया, कि ग्रोथ रेट जो है एक से ज्यादा हो, तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, वेरिएबल ग्रोथ मॉडल, जिसको हम फेसिस ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। फिर हमने कैपेम पर बात की थी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक हो गया, ये एक इक्वेशन होती है जिसके तहत हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम करते हैं। ठीक हो गया, मार्केट के साथ कंपैरिजन करके। ये फॉर एग्जांपल बीटा, जिसमें हमने पढ़ा था कि बीटा हायर होगा तो रिस्क हायर, तो रिटर्न जो रिक्वायरमेंट है वो भी हायर, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो भी हाई होगा। और बीटा अगर कम होगा तो जो हमारे पास रिस्क है वो भी कम और रिटर्न भी कम, क्योंकि इन्वेस्टर है वो रिस्क ज़्यादा लेने, जब भी रिस्क ज़्यादा लेता है तो वो रिटर्न भी ज़्यादा मांगता है, जिसको हम रिस्क प्रीमियम कहते हैं, कि हायर रिस्क लेने की वजह से वो रिटर्न में जो है इजाफा मांग रहा है, इजाफा चाहता है। ठीक हो गया, और लास्ट अभी मेथड है जो कि हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मालूम करने के लिए यूज करते हैं, वो है कॉस्ट ऑफ डेट प्लस रिस्क प्रीमियम। कि जितनी भी कॉस्ट ऑफ डेट हमारे पास आई, जिसके ऊपर भी हमने वीडियो की है, कि कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है, बेसिकली इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, लेकिन इसमें से टैक्स बेनिफिट हटा देते हैं। इसके ऊपर दो वीडियोस हैं, आप वो देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा। ठीक हो गया, तो जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट हमें मालूम है तो हम क्या करते हैं, ये चूंकि इक्विटी पर ज़्यादा रिस्क होता है एज कंपेयर टू डेट के, कि इक्विटी जो है वो आप जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होती है। इक्विटी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कोई टाइम पीरियड नहीं दिया जाता कि आपकी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में इतनी तक होगी, जबकि डेट में ये होता है कि ये डेट मैच्योर हो जाता है कि कभी ना कभी कंपनी को ये डेट वापस करना होगा, लेकिन इक्विटी में कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। इसी तरह फिक्स रेट ऑफ जो है फिक्स रेट भी नहीं होता, जबकि डेट में फिक्स रेट होता है। इक्विटी में एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिसाइड हुआ, जितना रेट डिसाइड हुआ डिविडेंड का, वही जो है डिविडेंड सबको मिलेगा। जबकि डेट में क्या होता है, पहले से ही परसेंटेज लिखी होती है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट जो है डेट होल्डर को दिया जाएगा। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये थर्ड मेथड जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट प्लस रिस्क प्रीमियम। तो रिस्क प्रीमियम क्यों मांग रहा है, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से वो ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, और ज़्यादा रिस्क लेने की वजह से वो रिस्क प्रीमियम मांग रहा है। कौन मांग रहा है, शेयर होल्डर मांग रहा है। क्यों, क्योंकि इक्विटी प्रोवाइडर शेयर होल्डर होता है। हमारे पास इधर एग्जांपल है कि बास्केट वंडर्स का कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ डेट केडी है 10%। रिस्क प्रीमियम जो एडिशनल रिस्क प्रीमियम है, कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी
वो 3% रिस्क प्रीमियम रखती है हमेशा जब भी मालूम करना चाहती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बाय यूजिंग थर्ड मेथड, कॉस्ट ऑफ डेट प्लस रिस्क प्रीमियम। जब भी ये वाला मेथड यूज करती है तो रिस्क प्रीमियम कितना परसेंट यूज करती है, 3%। ठीक हो गया। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास क्या किसके बराबर आएगी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू के डी कॉस्ट ऑफ डेट प्लस रिस्क प्रीमियम जितना भी हुआ। तो कॉस्ट ऑफ डेट हमारे पास 10% है, रिस्क प्रीमियम 3% है, तो ये टोटल बन गया 13% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ गई, जो कि जिसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कहते हैं। और ये कौन सा मेथड यूज करके आई है, कॉस्ट ऑफ डेट्स के साथ प्लस कर दिया हमने रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम डिपेंड करता है कंपनी पर कि वो कितना यूज कर रही है। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास कंपनी यूज कर रही थी 3% का, तो हमने 3% का रिस्क प्रीमियम लगा दिया। ये कैसे यूज करती है, ये ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ये डिटरमिन करती है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमसे कितना एडिशनल रिटर्न मांगते हैं डेट के ऊपर। मतलब डेट पर अगर फॉर एग्जांपल 10% मांग रहे हैं तो इक्विटी होल्डर जो है वो 3% एक्स्ट्रा मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो उन्होंने पास्ट एक्सपीरियंस से डिटरमिन किया कि 3% ज़्यादा मांगते हैं, इसलिए एग्जाम्पल में ये दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और पिछली वीडियोस को आप ज़रा देख लें, अगर उनमें भी कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उसमें क्या था, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल थे। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में हमने 2 मॉडल पढ़े थे, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल और वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। फिर केपीएम पढ़ा। अभी लास्ट जो टेक्निक है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मालूम करने के लिए है, वो कॉस्ट ऑफ डेट जो आपने मालूम की हुई है उसमें प्लस करने आप रिस्क प्रीमियम। ये रिस्क प्रीमियम जो है कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि कंपनी कितना रिस्क प्रीमियम यूज कर रही है। अगर वो इस सिचुएशन में हमारे पास 3% यूज कर रही थी तो 3% का आपने यूज करके आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम कर ली, जो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ऑन इक्विटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।